बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल रूह का मकीन, रिटन बाय नबीला अज़ीज़। तो ये जो स्टोरी है ये है कज़न पेस्ट के। हीरो हीरोइन दोनों आपस में कज़न्स हैं, ठीक है। और जो हीरोइन होती है वो पैरालाइज हो जाती है और जो फैमिली हेट्रेड, यानी कि जो फैमिली है ना, जो हीरोइन है ना, वो बेसिकली है सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। और वो भी उसका जो फादर है ना वो उसके पास नहीं होते, तो वो टोटली अपनी दादी के ऊपर होती है। दादी ने उसको बड़ा लाड प्यार में रखा होता है, लेकिन फिर वो अपाहज हो जाती है, तो फिर उसको दादी की भी डेथ हो जाती है, तो उसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। हीरो पहले से बड़ी वो करता होता है, उसका रखता होता है, उसको बुरा भला भी कहता होता है। तो वो नफ़रत टाइप कह लें या वो कह लें कि ना मतलब कि उसको वो हीरोइन ना एक दो बार हीरो पे ना कहती है कि हीरो का ना फलां के साथ चक्कर चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। तो वो हीरो साहब कहते हैं तुम ये तुम वो, उसको बड़ा बुरा भला कहता है। तो लेकिन फिर जो वो बाहर को मुल्क चला जाता है, तो फिर आगे देखते क्या होता है। उनमें सारी स्टोरी अगर ऐसा सुना देती तो जेड़ा मैं घंटा सुनानी है वो कौन सुनेगा। चलो चलते हैं नावल पढ़ने। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं नावल रूह का मकीन, रिटन बाय नबीला अज़ीज़। इसके चिल्लाने की आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते ही वो सुन चुका था और ये भी जान चुका था कि वो क्यों और किस पे चिल्ला रही है। जब भी वो कुछ सोचते हुए भारी कदम उठाता कमरे के ऐन सामने पहुंच गया, जब अंदर से फ़िरोज़ साहब की धीमी और थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का इतना बड़ा और अहम फैसला किसी जज्बाती पन या फिर हमदर्दी में आकर नहीं कर सकता। इसने यकीनन कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। इसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए फ़ैसला किया, वरना वो वही शामिर नवाज़ है जिसे ऐना फ़िरोज़ से नफ़रत थी, जो ऐना फ़िरोज़ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज वो बैठे बैठाए अपने फ़ैसले पर मेरे हक़ में क्यों करने लगा? सिर्फ इसलिए कि वो मुझ पर साबित कर देना चाहता है कि इसके सिवा दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। नहीं पापा, मुझे शामिर नवाज़ से शादी नहीं करनी। बेशक दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाए, मैं तन्हा रह जाऊँ, मैं मर जाऊँगी, लेकिन शामिर नवाज़ का सहारा कभी नहीं लूँगी। वह ऊँची आवाज़ में बोलती निढाल हो रही थी और फ़िरोज़ साहब बेबस से बैठे थे। बेटा, वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तुम गुजरी बातों को जहन से निकाल दो। बचपन और जवानी में बड़ा फ़र्क होता है, तुम्हें आज सोचना चाहिए। वो सचमुच तुम्हें प्लीज़ पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बात बंद कर दें। मेरा कोई कज़न है ना मेरा कोई अपना है। मैं पहले भी बेबस हूँ और मुझे और बेबस मत करें। मुझे मेरे हाल में जीने दे प्लीज़। वो हाथ जोड़ती रुहानसी हो रही थी। लेकिन बेटा, इस तरह ज़िंदगी कैसे? ज़िंदगी? वो इनकी अधूरी बात पर चीख उठी। कौन सी ज़िंदगी पापा? ये मेरी ज़िंदगी है। ये आपको नज़र आती है? ज़िंदगी नज़र आती है? वो कहते कहते बिलक कर रो पड़ी थी। मुझे तन्हा छोड़ दें, इससे मज़ीद बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो अधखुला दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। वो तो इसे देखकर ही नफ़रत से रुख मोड़ गई, जबकि फ़िरोज़ साहब को कुछ हौसला हुआ था। चंद सेकंड कमरे में खामोशी छाई रही और इस खामोशी को वक्फे वक्फे से इसकी सिसकियों की आवाज़ बेतरतीब कर रही थी। और यही आवाज़ फ़िरोज़ साहब के लिए अजियत का बाइस बन रही थी और इनकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए इसे बोलना पड़ा। अंकल, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। इसने कुछ इस अंदाज से कहा कि जैसे कह रहे हो आप जाइए, इसे मैं निपट लेता हूँ। और वो कदे तौक़ुफ़ से उठ खड़े हुए दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए इनके कदम बोझल लग रहे थे। इसने पल भर के लिए पास से गुजरते फ़िरोज़ साहब का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथ का मुबहम सा हौसला दिया था और वो जाते जाते रिलैक्स हो गए थे। कमरे में काफ़ी चीज़ों की तोड़फोड़ भी नज़र आ रही थी। वो तो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। एहतियात से दरवाज़ा बंद करके कांच के टुकड़ों को अपने बूटों तरह रोनता हुआ पैंट की जेबों में हाथ फंसाए इसके सामने आ रुका। मेरा ख्याल था कि मुझे तुम्हारे रूबरू आने की नौबत नहीं आएगी और मामला हल हो जाएगा, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा मंजूर नहीं। मुझे क्या मंजूर है और क्या नहीं ये जानने वाले आप कौन होते हैं? वो एकदम इसकी तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई थी। मैं कौन होता हूँ बहुत जल्द तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बावर करवाने आया हूँ कि इस तरह चीख चिल्लाकर सबको प्रेशराइज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। होगा वही जो मैं चाहूँगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बिलबिला उठी थी। हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम इस शादी पे किस लिए ज़ोर दे रहे हो, ताकि बाद में तुम अपनी अजमत के झंडे गाड़ सको, तुम्हें मज़ीद सराहा जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शामिर नवाज़, जितनी नफ़रत तुम मुझसे करते हो इससे 10 गुना ज़्यादा नफ़रत मैं तुमसे करती हूँ। मैं मर जाऊँगी मगर तुमसे शादी नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आई से गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। इसका लहजा इंतहाई हित्ता का मेज़ था और वो दूसरे ही पल शामिर का भारी हाथ सन्नाटे से इसके चेहरे पर नक्श हो गया था। वो बैठे बैठे बेंच पर औंधी गिरी और शामिर का दिल इसकी तकलीफ़ पर तड़प कर इसकी सिमत लपका था, मगर इसको अपने दिल को लगाम खींच कर रखना पड़ी, क्योंकि वो पहले ही नरमी और अपनाइत से बदजन थी। ये थप्पड़ मैंने अंकल पर चीखने चिल्लाने के लिए मारा है। तुम्हें अपनी बददिमागी में एक बड़े छोटे की तमीज़ भूल गई है। ना तुम्हें अपना एहसास है ना किसी और का। शामिर ने गुस्से से कहते हुए इसे कंधे से पकड़ कर सीधा किया, बल्कि झंझोड़ा था और वो इसकी बात पर फट पड़ी। मुझे एहसास नहीं है? मुझे? इसने शामिर का गिरेबान पकड़ लिया था। ऐना प्लीज़,
शामी ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वो बफर गई। बस मुझे कोई दलील मत देना। इन 4 सालों में मुझे इन दीवारों ने दलीलें ही तो दी हैं और इन दलीलों के सहारे तो जी रही हूँ एक ऐसी ज़िंदगी जो मैं हर तरह से हार चुकी हूँ। शामी जानते हो जीने की ख्वाहिश कितनी शदीद होती है। मुझ में भी ये ख्वाहिश थी, मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपने लिए मौत की दुआएं है ना, खुदा के लिए चुप हो जाओ, आगे कुछ मत कहो। शामिर ने इसके मुँह पर हाथ रख दिया। वो शामिर के हाथों में ही चेहरा छुपाकर बिलक उठी थी। तुम भी तो मुझसे नफरत करते थे, तुम ही तो कहते थे मुझ पर अगर एक कत्ल माफ़ हो जाए तो मैं ऐना फ़िरोज़ का कत्ल करूँगा। देखो आज आज मैं खुद तुम्हें अपना कत्ल माफ़ करती हूँ। मैं बहुत अजियत में हूँ शामिर, मुझे इस अजियत से निकाल दो। अब की बार शामिर की बर्दाश्त जवाब देगी। हाँ तुम सचमुच सबको तंग करने के लिए पैदा हुई हो। तुमने हमेशा सबको सताया। देखो तुमने किस किस को सताया। तुम्हें सबूत चाहिए ना, आज मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। वो गुस्से से पलट कर कमरे से चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो न जाने क्या क्या उठा लाया था और सब कुछ जिसके सामने बेड पर ढेर कर डाला। देखो तुमने किस किस को सताया ना फ़िरोज़, देखो नफरतों के सबूत देखो। वो इंतहाई गज़ब से कहता धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चला गया। आज पहली बार शामिर इस कदर बुलंद आवाज़ में बोला था और इसका ये रूप नाकाबिले यकीन था। वह ज़रा सी बैठी बेड पर बिखरी अशिया को और कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। इसके ने लरसते हाथों से इन चीज़ों की सिमत हाथ बढ़ाया। अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। आज सर्दी की लहर मामूल से ज़्यादा थी। घरों और सड़कों में भागने दौड़ने वाली ज़िंदगी की गहमा गहमी बहुत कम नज़र आ रही थी। ज़्यादातर लोग अब भी बिस्तरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक वो थी जो हर चीज़ से बेनियाज दंदनाती फिर रही थी और इसके यही हकमाना अंदाज थे जो अनीसा बेगम को आग लगाते थे। इन्हें ऐना फ़िरोज़ एक आंख निभाती थी, लेकिन बीजान की वजह से वो आज तक खुलकर अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पाई थी, क्योंकि गिलानी हाउस में शुरू से अब तक बीजान का हुक्म चलता आ रहा था और कभी भी किसी ने इनके हुक्म की उलू लेने की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि वो अंदर ही अंदर पेचताब खा के रह जाती। बज़ाहिर खुशोबाश अच्छी अच्छी नज़र आती थी, मगर एनी की नज़र इस अच्छी के पीछे का हाल भी जानती थी, तभी इनको तंग करती और मज़ीद चिढ़ाती थी। अभी भी कुछ यही हाल था। वो पूरे एरिया में साइकिल से चक्कर काट के आ रही थी और इसको इतनी सर्दी में बाहर आते देखकर बीजान परेशान होगी। अल्लाह खैर करे, क्यों अपने साथ साथ मेरी जान की भी दुश्मन हो रही हो तुम। सर्दी देखिए आज, अरे हाथ देखो इसके कितने ठंडे हो रहे हैं। समीर पुत्र ज़रा हीटर तो ऑन कर दो, देखो बर्फ़ हो चुकी है ये। बीजान इसके हाथ पकड़ पकड़ कर देख रही थी जो ठंडक से सुर्ख पड़ चुके थे। बीजान ये बर्फ़ नहीं हो चुकी, बर्फ़ का ब्लॉक हो चुकी है, किसी गोले गंडा बनाने वाले को दे आते हैं। समीर बेजारी से कहता उठकर हीटर ऑन करने लगा। नवेरा पुत्र अंडे उबाल चुकी हो तो इसके लिए भी ले आओ, दे जाओ, कहीं ठंड से नमूनिया ही ना हो जाए। इन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा और अनीसा बेगम का कलेजा जल गया इतने लाड प्यार देकर। इतनी आसानी से नमूनिया नहीं होगा, बड़ी मजबूत हड्डी है कमबख्त की। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी। दादू पराठा भी। इसने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। सारा पुत्र नवेरा से कह दे पराठा भी दे जाए, फिर इसने स्कूल भी जाना है। इन्होंने बारी बारी सबको हुक्म जारी किया। क्या नवेरा नौकर लगी इस मनहूस की। अनीसा बेगम बस तिल मिलाई जा रही थी। इसे क्या हुआ। शामिर एक हाथ में अपने शूज़ उठा और एक हाथ में अपनी टाई और फाइल पकड़े वहीं आ गया और ऐना को सोफे में कंबल में बैठा नाश्ता करते देखकर हैरत से पूछा। सर्दी लग रही थी इसे, इसलिए यही नाश्ता मंगवा लिया। बीजा ने फ़ौरन वजह बयान की थी। स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हो। शामिर झुककर शूज़ पहनते हुए इस्तफसार कर रहा था। नहीं, बेहद मध्यम आवाज़ सुनाई दी। तो देख क्या रही हो, उठो जल्दी से ख़त्म करो ये सब। वो तस्मे बंद करते हुए सख्ती से बोला। वो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी। जब तक वो तैयार होकर आई शामिर भी नाश्ता ख़त्म कर चुका था। जाओ, अब खड़ी क्यों हो। इसने से खड़े देख कर पूछा। आज मेरी वैन नहीं आएगी, आप मुझे ड्रॉप करेंगे क्या। लेकिन मुझे तो किसी को पिक करना है। शामिर इसे अपने गले पड़ते देखकर ठिठक गया। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, वो इसी के से अंदाज में ज़ोर देकर बोली थी कि क्योंकि थोड़ी देर पहले वही तो स्कूल जाने पर जोर दे रहा था और रोब जमा रहा था। तुम समीर के साथ चली जाओ। आई एम सॉरी, मेरा आज प्रैक्टिकल है, मैं लेट हो जाऊँगा। समीर ने हाथ झाड़े सो मजबूरन इससे चलने का इशारा करके बाहर आ गया था। मेरी एक क्लास फेलो, इसकी गाड़ी ख़राब है, इसलिए मुझे इनको पिक करना है। तुम पिछली सीट पर चली जाओ। शामिर ने घर से कुछ दूर आकर गाड़ी रोकी और इसे पीछे भेज दिया। इधर एक बड़े से बंगले के सामने आकर हॉर्न दिया था। कुछ ही देर में जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस इंतहाई मॉडर्न किस्म की लड़की गेट से नमूदार हुई थी। हाय शामिर, आज लेट क्यों हो गए। वो गाड़ी में बैठते हुए काफ़ी बेतकल्फ़ी से बोली थी और इसके लफ्ज़ आज पर ऐना के कान खड़े हो गए और इसे समझने में ज़रा देर न लगी कि वह इसे रोज़ाना पिक करता है। और फिर वो दोनों आपस में बातें करते रहे और ऐना चुपचाप न जाने क्या क्या सोचती रही। आज इसके सामने शामिर की शराफत का पहलू आया था, इसलिए इसे तो कुछ सोचना ही था और इसकी सोचें इसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, जिनको शामिर ने बैक व्यू मिरर से ही जांच लिया था और ख़तरे की घंटी भी सुनाई देने लगी थी। आज घर में चहल पहल मामूल से ज़्यादा थी, क्योंकि आज रानिया भी अपने बच्चों के हमरा तशरीफ़ लाई हुई थी और इनके आते ही रौन के किचन से लेकर गेट तक बिछ जाती थी। इन रौनकों में ऐना पेश होती। इस वक्त भी हरा भरा लॉन इसके लिए क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ था। हमजा, मेरे बाद तुम्हारा ओवर शुरू होगा, दुआ करो आखिरी बॉल पर ही आउट हो जाए। इसने विकेट पर खड़ी सोनी को देखा और खुद बॉलिंग करवाने के लिए थोड़ी दूर चली गई। इधर आओ। एक पाँव आगे एक पाँव पीछे ही था जब अकब से शामिर की आवाज़ आई। इसका गेंद वाला हाथ फिजा में ही रह गया और इसने गर्दन मोड़कर शामिर को देखा। वो भी गाड़ी से उतरा था, अलबत्ता इसने अपना अंदाज बदलने की जहमत नहीं की, यूँ जैसे स्टैचू बन गई। मैं कह रहा हूँ इधर आओ। अब की बार आवाज़ और लहजा सख्त था। वो दांत किचकिचाती हुई गेंद हमजा की सिमत उछाल कर इसके करीब आ गई।
तुमने मेरी क्लास वालों के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? शामिर के लहजे में सुबह वाला खदशा बोल रहा था। ऐना और मशकूक हो गई। वो गाड़ी वाली, वो जब भी मासूमियत पर आती थी तो हद कर देती थी। देखो ना, इसके बारे में बीजान मेरा सारा ये फिर समीर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी गाड़ी ख़राब है इसलिए आजकल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, कोई गलत बात मत सोचना। शामिर ने न जाने की वजाहत पेश की। सुबह तो आप सिर्फ आज कह रहे थे इसकी गाड़ी ख़राब है और अब आजकल इतने बड़े घर की बेटी है वो, क्या इसे दूसरी गाड़ी छोड़े नहीं जा सकती? या फिर इसके घर में सिर्फ एक ही गाड़ी है? वो अभी बाल की खाल उतारना खूब जानती थी। शामिर गुस्सा दबा के, क्योंकि आज वो खुद फंसा था और वो शेर हो रही थी। देखो है ना, तुमने किसी बात को मिर्च मसाला लगाकर किसी को बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं सबकी नज़रों में मशकूक हो जाऊं या फिर इस लड़की के किरदार पर कोई हरफ आए और मुझे ख्वामखा सफाइयाँ देनी पड़े। इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अपनी ज़ुबान काबू में रखना, समझी तुम? इसने सख्ती से कहा तो वो कंधे उचकाकर पलट गई। ऐना क्या बात थी? मामू ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हमजा करीब आ गया। इसकी तबीयत में तजस्सुस हद से ज़्यादा भरा हुआ था। तुम्हारे मामू का किसी के साथ ज़बरदस्त किस्म का अफेयर चल रहा है और वो इसे छुपा रहे हैं। वो भी ऐना फिरोज थी, उल्टी खोपड़ी वाली। मामू का अफेयर? हमजा ने आंखें फैलाई। हाँ, और अब किसी को बताना मत। चलो अंदर चलते हैं और लूडो खेलते हैं। अब बाहर अंधेरा हो चुका है। वो चिंगारी फेंककर सुकून से इनके साथ अंदर आ गई जहाँ रानी आपी विराजमान थी। दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह वो गुस्से में खोलता हुआ इसके कमरे में जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा था कि किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बकवास की। वो इसे खा जाने के दर पे था और वो जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, अपनी पिंक कलर की टाई को पिन लगाते हुए इसकी सिमत पलटी। क्या हुआ है? शामिर का दिल चाहे इसे घूंसा जड़ दे। तुमने हमजा और सोनी से मेरे बारे में क्या कहा था और क्यों क्यों कहा, जबकि मैं मना करके गया था? और क्या ऐसी वाहियात बातें बच्चों से की जाती हैं? वो तिल मिलाते हुए पूछ रहा था। आपने सिर्फ ये कहा था कि बीजान न मेरा और सारा और समीर को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमजा सोनी का तो आपने नाम ही नहीं लिया, और अगर बच्चे हैं तो क्या मैं बच्ची नहीं हूँ? आप मुझसे इस लड़की के बारे में बात क्यों कर रहे थे? मोहतरमा, ऐना से बातों में जीत जाना बहुत मुश्किल काम था। तुम बच्ची हो? चलती फिरती आफत हो तुम। वो इंतहाई गुस्से में था। मैं बीजान को बताती हूँ, आप मुझे आफत कह रहे हैं। एक तो आप लड़कियों से अफेयर चलाते हैं और फिर इसे छुपाने का कहते हैं। बीजान, शामिर भाई मुझे, वो बुलंद आवाज़ से कहते दरवाजे की सिमत लपकी कि शामिर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी सिमत खींच लिया। खुदा के लिए ना, किसी की इज्जत बेइज्जती का ख्याल कर लिया करो। प्लीज़ अपनी ज़ुबान बंद रखो। वो बीजान की वजह से बेबस हो गया। आप मेरा बाजू छोड़ें, वो तीखे लहजे में बोली। शामिर इसका बाजू छोड़कर तिल मिलाते हुए बिलाकर कमरे से ही निकल गया और वो दिल खोल कर हंसी थी। हमजा और सोनी ने रात सोने से पहले अपने मामू के कारनामे की इत्तला अपनी माँ को दी थी और सुबह सुबह जॉगिंग से वापसी पर ही रानी आपी ने शामिर की तफ्तीश शुरू कर दी थी, जिस पर इसे कई बार वजाहत देना पड़ी कि वो लड़की महज एक क्लास फेलो और इसकी ग्रुप मेंबर है। इसलिए चंद रोज़ की पिक एंड ड्रॉप का मसला था जिसके लिए शामिर ने इसे ऑफ़र की थी, क्योंकि वो भी इसी एरिया की रहायशी थी और रूट भी एक ही था। लेकिन इतनी वजाहतों के बाद भी रानी आपी का शक दूर नहीं हुआ। इन्होंने ऐना को खामोशी से शामिर पर नज़र रखने को कहा था, जिसका इसने बाखुशी वादा कर लिया। दादो, मैं पास होगी, मेरा रिजल्ट आ गया। वो दूर से शोर में जाती हुई आ रही थी, लहजा खुशी से खनक रहा था। बीजान, नमाज गिलानी और शामिर बैक वक्त चौंक गए थे। इन्हें हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन ये सच था कि वो अच्छे नंबर से पास हो गई थी। जीती रहो, अल्लाह कामयाबी नसीब करे। बीजान ने से अपनी आगोश में समेट कर दुआएं दी और माथे पर प्यार किया। ताया अंकल, मेरे मार्क्स आप सबकी तवक्का से ज़्यादा आए हैं, इसने खुशी से चहकते हुए बताया था, जिस पर नवाज़ गिलानी ने इसे मुबारकबाद दी, सर थपका और साथ साथ इनाम भी दिया था। इससे पहले कि ऐना से इनाम वसूल करके पीछे हटती, शामिर वहाँ से उठकर चला गया। हालांकि अब इसे मतवजा करके अपनी कामयाबी का बताने ही वाली थी, इसे जाते हुए देखकर ज़रा की ज़रा ठहरी थी और फिर दोबारा से सबकी तरफ मतवजा हो गई। थोड़ी देर बाद नवेरा, सारा और समीर ने भी इसे मुबारकबाद से नवाजा, मगर समीर तो बाकायदे से आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था। अब मैं कॉलेज जाऊंगी ना दादो। आजकल इसे पास होने से भी ज़्यादा कॉलेज जाने की खुशी हो रही थी, खुश कर रही थी। हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी। बीजान ने इसके बाल संवारते हुए प्यार से कहा, बड़ा नाम रोशन करेगी। अनीसा बेगम दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मैं सारा आपी के कॉलेज में एडमिशन लूँगी। क्यों? सारा के कान खड़े हो गए। आपका कॉलेज बहुत खूबसूरत और घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी तो आपने 2 साल और पढ़ना है इस कॉलेज में, इसलिए मुझे भी आसानी रहेगी आपके साथ। ऐना पहले से सोचे बैठी थी, लेकिन सारा को ये मंजूर नहीं था। हो सकता है मैं इस साल कॉलेज को छोड़ दूँ। मेरा इरादा है कि मैं 1 साल के लिए स्टडी ड्रॉप करके कुछ रेस्ट करूँ। इस दौरान मैं मुख्तलिफ कोर्सेज कर लूँगी। सारा ऐना को अपने कॉलेज में अफोर्ड करने का हौसला नहीं रखती थी, इसलिए बहाने से टाल दिया। सो मजबूरी से अपने एडमिशन और कॉलेज का मसला नवाज़ गिलानी के सामने रखना पड़ा और चंद दिन में इसका एडमिशन हो भी गया था। ऐना, इधर आओ बेटा, तुम्हारे पापा का फ़ोन है, बात कर लो। नवाज़ गिलानी की इत्तला पर फ्रेश मूड के सीढ़ियाँ उतरती ऐना के कदम सुस्त पड़ गए और यही सुस्ती इसके चेहरे पर छा गई। वो एक पल में ही बुझ सी गई थी। हेलो। दूसरी तरफ से फ़िरोज़ गिलानी की बेताब सी आवाज़ उभरी। अस्सलाम वालेकुम। इसने स्पार्स लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान, मेरी बच्ची, ठीक हो? मुबारक हो बेटा, तुमने इंतहाई ठीक हूँ। मुबारक हो बेटा, तुमने इंतहाई अच्छे मार्क्स से मैट्रिक क्लियर किया है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है बेटा। वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। थैंक यू।
इसने बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में शुक्रिया अदा किया। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट और तुम्हारी शॉपिंग के लिए कुछ रकम भेजी है, बीजान से ले लेना, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना बेटा, वो प्यार भरे लहजे में कह रहे थे। क्या आप मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। वो खुश हुए कि वो खुद को ही फरमाइश करना चाह रही है। मुझे आपकी ज़रूरत है पापा, मुझे कोई गिफ्ट कोई रकम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपना बाप चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। माँ और बाप की कमी को कभी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। प्लीज़ आप आ जाए, मैं बहुत तन्हा हूँ। ऐना का लहजा भर आ गया और फिरोज़ गिलानी वहीं के वहीं बेबसी का ढेर बन गए थे। इनके पाँव की जंजीर ने इनकी कुफ्ते को आई सलब कर डाली थी और ऐना चुपचाप रिसीवर क्रैडल पर डालकर वापस अपने कमरे में चली गई थी। और ये हमेशा ही होता था कि वो अपने बाप से फ़ोन पर बात करते हुए कतराती थी, क्योंकि हर बार ऐसी कोई बात निकल ही आ जाती थी कि फ़ोन खामोशी से बंद करना पड़ जाता और फिर ऐना का पूरा दिन चुपचाप अपने कमरे में गुजर जाता। तब बाप के साथ साथ माँ की कमी भी मज़ीद बढ़ जाती और सबसे छुप कर खूब दिल खोल कर रोती, और जब बाहर आती तो फिर से फ्रेश हो चुकी होती थी। नवाज़ गिलानी और फिरोज़ गिलानी सिर्फ दो ही भाई थे। वो दोनों काफ़ी कम उम्र थे जब बाप दिल का मरीज़ हो गया और घर के हालात बद से बदतर होते चले गए। बाप की बीमारी ने इनकी तालीम को भी निगल लिया और मजबूरन वो दोनों भाई रोज़गार ढूंढने में लग गए। छोटा मोटा काम करते हुए वो दोनों घर धकेलने में कामयाब हो ही गए थे कि बाप की अचानक मौत ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। वो अपनी माँ के साथ रह गए थे और माँ की कफ़ाई शायरी देखते हुए नवाज़ गिलानी ने फ़िरोज़ गिलानी को तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और ज़िम्मेदारी खुद उठा ली थी। इस तरह वो घर भी उठा रहे थे और भाई की तालीम का बोझ भी। हालात काफ़ी बेहतर थे, जिनके बलबूते पर बीजान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और 3 सालों में 3 बच्चों रानिया, शामीर और नवेरा की पैदाइश ने नवाज़ गिलानी को बौखला के रख दिया। इन्हें एक कंधे की ज़रूरत थी जो इनका बोझ डाल लेता, और ये कंधा फ़िरोज़ गिलानी के सिवा और किसका हो सकता था भला। वो अपनी तालीम से फारिग होते फ़िरोज़ गिलानी ने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अपने मुल्क में वो सालों धक्के खाते रहते, फिर भी अच्छी जॉब मिलना नामुमकिन था और ना ही इनके हालात बदल सकते थे। सो पैसा कमाने की गर्ज ने इन्हें अपनों से दूर कर डाला। वो अपना घर बेचकर अपने जाने का इंतज़ाम कर पाए थे और नवाज़ गिलानी हालात बदल जाने की उम्मीद लेकर किराए के मकान में आ बसे थे। और फिरोज़ गिलानी जो पीछे अपना सब कुछ बेच आए थे, इंग्लैंड पहुंचकर काम ढूंढने में लग गए। लेकिन एक वेटर, एक कुक और एक डिशवॉशर से बढ़कर इन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो इलीगल थे। इन्हें ये काम चोरी छुपे करना था और वक्त गुजारना था। लेकिन फिरोज़ गिलानी अपने पीछे के हालात से बखूबी बाखबर थे और हालात बदलने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने वो कुछ कर भी डाला। शादी के बाद वो कदर आज़ाद हो चुके थे, अच्छी जॉब मिल गई थी और इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी हाथ आ गई थी। अब वो वक्त पड़ने पर वापस पाकिस्तान भी जा सकते थे। लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि दिन रात मेहनत करते रहे थे, और जिसका नतीजा ये निकला कि नवाज़ गिलानी का बिज़नेस जम चुका था। वो घर और गाड़ी के मालिक बन चुके थे। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। सब कुछ सेट हो चुका था, बस फिरोज़ गिलानी की कमी थी, और बीजान दिन रात स्टार्ट करती थी कि वापस आ जाओ। फिरोज़ गिलानी अपनी बीवी और अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। एलिस बहुत अच्छी लड़की थी, फिरोज़ गिलानी को बहुत चाहती थी, लेकिन मसला ये था कि वो इसे पाकिस्तान नहीं जाने देती थी। इसे फिरोज़ गिलानी की बेवफाई का खदशा था, लेकिन वो तमाम उम्र कैद होकर भी नहीं रह सकते थे। लिहाजा इन्होंने एलिस को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर वो नहीं मानी और मजबूरन फिरोज़ गिलानी को हज़ारों वादे और कस्में देने के बाद पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिली थी। और यूँ वो एलिस को अपनी मोहब्बत का अपनी वापसी का यकीन दिलाकर पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान आकर इन्हें सचमुच बहुत खुशी हुई थी। इनके घर के हालात ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल चुका था। नवाज़ गिलानी के बच्चे बड़े हो चुके थे और बीजान खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो अपनी इस खुशी में मज़ीद इजाफा चाहती थी, वो भी फ़िरोज़ गिलानी की शादी की सूरत में। और फ़िरोज़ गिलानी बीजान की ख्वाहिश सुनकर बिदक के रह गए। बीजान, मैं शादी कर चुका हूँ, आप जानती तो है कि एलिस मेरी बीवी है। देख बेटा, वो गोरी और कभी तेरी नस्ल बढ़ाने का नहीं सोचेगी। तेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। बेटा, तुझे वारिस की ज़रूरत है क्या? सारी ज़िंदगी सिर्फ इस गोरी मेम को लेकर बैठा रहेगा? बीजान के मशवरे अनीसा बेगम को तपा रहे थे। वो अपने घर में किसी देवरानी जेठानी की शराकत हरगिज़ नहीं चाहती थी। लेकिन बीजान, इसमें इस बेचारी गोरी मेम का क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने औलाद देनी हुई तो वो दे देगा। अनीसा बेगम ने फिरोज़ गिलानी की साइड ली थी। अनीसा, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बीजाने ने टोक दिया, और फिरोज़ गिलानी को बीजान ने बुरी तरह घेर लिया और इन्हें हामी भरना पड़ी थी। और फिरोज़ गिलानी को हामी भरते देखकर अनीसा बेगम ने ख्यालात बड़ी तेज़ी से करवट बदल ली थी। अगर फिरोज़ ने शादी करनी है तो हमारी सुरैया कैसी रहेगी? अनीसा बेगम की बात पर नवाज़ गिलानी और बीजान यकदम चौंक गए। वो अपनी बहन का रिश्ता सामने रख रही थी, लेकिन सुरैया का रिश्ता इन्हें कतई कबूल नहीं था, क्योंकि वो मजाज के लिहाज से अनीसा बेगम से भी 4 हाथ आगे थी। इसीलिए इन्होंने साफ इनकार कर डाला था और घर में बदमज़गी फैल गई थी। जबकि बीजान इस बदमज़गी को खातिर में लाए बगैर अपनी सरगर्मियों में लग गई और फिर एक रोज़ अपनी पसंद से नजमा बेगम को ब्याह लाई थी। फिरोज़ गिलानी 2 माह बीवी के साथ रहे और फिर वापस इंग्लैंड चले गए, और जहाँ एलिस इनका इंतज़ार कर रही थी, और एलिस इनकी वापसी पर बेपनाह खुश हुई थी। लेकिन ऐना की पैदाइश पर जब वो पाकिस्तान आए तो नजमा बेगम बहुत बीमार हो गई थी। डिलीवरी के दौरान होने वाली पेचीदगियों ने इन्हें कमज़ोर और निढाल कर डाला था, और शायद अंदर कहीं शौहर की जुदाई और सौतन का गम भी इन्हें खाया जा रहा था।
शादी से पहले इन्होंने सोचा कि वो एडजस्ट कर जाएंगी, लेकिन शादी के बाद वो अपने शौहर का इतनी दूर जाकर दूसरी बीवी के साथ रहना सह नहीं पाई थी। जबकि फ़िरोज़ गिलानी नजमा बेगम को हर तरह से अपने होने का मान बख्शते रहे थे और इनकी तकलीफ़ के पेश नज़र वो इंग्लैंड जाने से एक हफ़्ता लेट हो गए कि एलिस इनको खोजती हुई पाकिस्तान आ गई और यहाँ आकर एलिस पर इंकशाफ हुआ कि फ़िरोज़ शादी कर चुका और इसकी बेटी भी है। फ़िरोज़ गिलानी से रोकते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन वो वापस चली गई और जाते इन पर केस दायर कर दिया। मजबूरन नजमा बेगम को इनके हाल पर छोड़कर नन्ही सी गुड़िया को जी भर के देखे बिना वो वापस चले गए, क्योंकि हालात संगीन हो चुके थे। एना 1 साल की थी जब नजमा बेगम की डेथ हो गई, लेकिन फ़िरोज़ गिलानी बीवी की मौत का सुनकर भी पाकिस्तान नहीं आ सके। एलिस की इस बेतबारी और फ़िरोज़ गिलानी की मजबूरी के खेल में एना जवान हो गई थी। आज से 2 साल पहले फ़िरोज़ गिलानी एलिस के साथ सिर्फ 5 रोज़ के एग्रीमेंट पर मिलने के लिए आए थे और एना बाप की शफ़क़त की तशनगी दिल में लिए चुपचाप देखती रह गई और इसके अंदर की यही महरूमियों ने इसे बागी बना दिया। वो खुदसर और हठधर्म हो चुकी थी, वो सबको जिज कर देना चाहती थी और वैसा करती भी थी। इसका ज़्यादातर टारगेट अनीसा बेगम होती थी, क्योंकि वो पहले ही एना से खार खाए रखती थी और फिर जब वो कुछ उल्टा सीधा कर देती तो इनको मज़ीद गुस्सा चढ़ जाता था। दूसरा टारगेट शामिर होता था, जो सबसे को अपने रोब में रखना चाहता था, लेकिन एना इसके रोब में नहीं आती थी और शामिर इसकी बदतमीज़ियों पर सुलगता रह जाता। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम वो नवाज़ गिलानी का करती थी और वो भी इसे बेपनाह प्यार करते थे और बीजान की तो बात ही अलग थी। इसका कॉलेज में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि इसे अपने स्कूल की एक क्लास फेलो मिल गई थी। दोनों एक क्लास और एक ही मजाज की थी। पूरा दिन एंजॉय करते हुए और दोस्त बनाते हुए गुजर गया। 5 लड़कियों का ये ग्रुप बहुत से वादों के साथ दोस्ती निभाने का अहद करते हुए अपने अपने घरों को लौट गया था और फिर दोस्ती का ही सिलसिला चल निकला था। यार एक बात बताओ, ये मोहब्बत कैसे होती है? एना ने चिप्स के पैकेट से चिप्स निकालते हुए पूछा था। यार सिंपल सी बात है, जब एक फुल हाइट का बंदा आपके सामने हो, अपनी बुरी आंखों से आपको देख रहा हो, अपने अनाबी होंठों से अपने प्यार का इजहार कर रहा हो, अपने मजबूत हाथों से आपके कंधे थाम कर यकीन दिला रहा हो, तो सच पूछो यार मोहब्बत हो ही जाती है। काशी ने आंख दिखाते हुए मोहब्बत का काफ़ी रोमांटिक सा नक्शा खींचा। एना को हैरत हुई। हैं, मोहब्बत के लिए फुल हाइट, भूरी आंखें, अनाबी होंठ और मजबूत होना क्या बहुत ज़रूरी है? एना का लहजा फ़िक्रमंद था। हाँ यार, मोहब्बत करो तो किसी शानदार पर्सनैलिटी से, और अगर कोई इतना खूबसूरत ना हो तो फिर मेरी मोहब्बत ही ना करो मेरी जान। काशी ने हल बताया था। तो फिर मैं इतना हैंडसम लड़का कहाँ से ढूंढूंगी जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं? एना को फिक्र सताने लगी। क्या तुम्हारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है खूबसूरत हैंडसम? काशी ने हैरानी से कहा। खूबसूरत और हैंडसम? एना ने अपने जहन पर जोर देकर अपने जानने वालों में से हैंडसम लड़का ढूंढना चाहा। नहीं यार, मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे कज़न्स में से भी कोई नहीं है? कज़न्स? अब की बार एना ने कज़न्स को सोचा। शामिर भाई और समीर के अलावा कोई नज़र नहीं आया था। हाँ, मेरे 2 कज़न हैं यार, इसने खुशी बताया जैसे वो चीज़ मिल गई जिसकी से तलाश थी। कौन कौन? काशी ने पूछा। शामिर भाई और समीर भाई। ज़्यादा हैंडसम कौन है? शामिर भाई। एना ने इतराफ़ किया था, वरना कोई और वक्त होता तो वो शामिर की पर्सनैलिटी का इतराफ़ करने में से साफ मुकर जाती। अगर भाई का लफ्ज़ हटा दो तो कैसा रहेगा? काशी ने आंखें मटका के पूछा और एना समझ में आते ही उछल पड़ी। अरे मुझे मरवाना है क्या? वो मेरी गर्दन मरोड़ देंगे अगर मैंने इनके बारे में ऐसा सोचा भी तो। एना चिप्स का पैकेट मुट्ठियों में दबोचते हुए चिल्लाई थी। अरे कुछ नहीं करेंगे, लड़कियों में बड़ा दम होता है, लड़के मिनटों में घायल हो जाते हैं, और जो पहले से घायल हो। एना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। इनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, रोज़ इस लड़की को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। एना ने इतला पहुंचाई। तो यार इस लड़की को रास्ते से हटा दो। कैसे यार? एना भी इनकी बातों से उलझने और बेसहार होने लगी थी। रानिया भी, आज मैंने इस लड़की को शामिर भाई के साथ एक होटल में देखा था। शामिर भाई इसे गिफ्ट दे रहे थे और मुस्कुरा रही थी। रानिया पी का दिल धक से रह गया। अब क्या करें? शामिर को कैसे मना करें कि उससे मेल जोल न रखे? रानिया पी लहजा पुर सोच और फिक्रमंद था। शामिर भाई को नहीं, आप इस लड़की को मना करें जो इनके पीछे पड़ी है। एना ने रास्ता दिखाया। इस लड़की को मना, मगर कैसे? अरे आप ही सिंपल सी बात है, इसके घर जाए, उसे खरी खरी सुनाकर वापस आ जाए। एना के ख्याल में ये सब करना बहुत आसान था। मैंने लगता है एना बीबी ने और इसे लिया ने पट्टी बढ़ा कर भेजी थी। एन वो जलील कराएंगे। नहीं आना, ऐसा कैसे हो सकता है भला? शामिर को ही समझाने की कोशिश करती हूँ। आप ही वो नहीं समझेंगे, बल्कि वो आप पर गुस्सा करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें। एना की आंखों पर काशी की पढ़ाई पट्टी बंधी हुई थी। इसने रानिया को इतना पंप कर दिया कि उस लड़की के घर जा पहुंची। मैंने क्या सी ना, हो तो जाएगी तो होना ने बिस्ता होना। एना ने, आप किसके कहने पर अलिया के घर गई थी? शामिर ज़िंदगी में पहली बार रानिया पी के साथ इस लहजे में बोला जिस पर इन्हें दुख हुआ था। गलत लोगों की सोबत का यही तो असर है कि तुम अपने बड़ों के सामने इस लहजे में बात करे हो। गलत वो लोग नहीं, गलत आप लोग हैं। आपकी सोच गलत है। आपने हर ताल्लुक को एक ही तराजू में तोलना सीखा है। हाँ, आजकल की लड़कियां जैसी हैं, इनका हमें खूब पता है। रानी आपी ने गुस्से से कहा, और इस वक्त तो वह तिल मिलाते हुए वहाँ से चला गया। मगर जब शाम को अरिहा से वाक़ियात की तफसील सुनी तो इसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। इसका रुख एना के कमरे की तरफ था। आप? एना इसे देखते बेड से उतर गई थी, लेकिन दूसरे ही पल वो जनाटे से पड़ने वाले थप्पड़ से लटखड़ाकर बेड पर गिरी थी। शामिर भाई, शट अप! अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम मत लेना। मैं समझता तो तुम सिर्फ ज़ुबान की बुरी हो, दिल की बुरी नहीं हो। मगर आज मुझे पता चला कि तुम ज़ुबान की बुरी भी हो और दिल की बुरी भी हो, दिमाग की बुरी भी हो। जितनी घटिया तुम खुद हो, इतनी घटिया तुम्हारी सोच है। तुम सबको अपने जैसे समझती हो, हालांकि तुम सिर्फ एक हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। शामिर गुस्से से पागल हो रहा था। लेकिन मैंने क्या किया?
तुमने जो किया अच्छा किया। तुमने रानी आपी को अरिहा के बारे में बताया, मैंने अरिहा को बर्थडे गिफ्ट दिया, तुमने वो भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। तुमने रानी आपी को अरिहा के घर जाने पर फोर्स किया, तुमने इन्हें अरिहा का एड्रेस दिया। तुमने कुछ ना होते हुए भी मुझे मशकूक कर दिया। तुमने अरिहा की इंसल्ट ही नहीं करवाई तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। फिर भी तुम कहोगे कि तुमने कुछ नहीं किया। एना फ़िरोज़, आज अगर मुझ पर एक कत्ल माफ़ होता तो मैं तुम्हारा कत्ल कर डाला। तुम फसाद की जड़ हो। अम्मी सच कहती, तुम मुसीबत और अजाब उस घर के लिए अजाब। वो गुस्से से लबस से बात चबा कर कहता, इसे नफरत से देख रहा था और एना थप्पड़ से सुन होते रुखसार पर हाथ रखे साख खड़ी शामिर को देख रही थी। इसके कानों में शामिर के नुकीले अल्फाज गूंज रहे थे। बंदा पहले इधर ही करतूती ना करे कि गला सुनिया पैर। वो इस शख्स से मोहब्बत करने निकली थी लेकिन खुद बिखर कर रह गई थी। उसकी ज़रा सी नादानी और बचपने ने इसे अर्श से फर्श पर लापटका था और वो रेजा रेजा हुई ज़ात को समेटती रह गई। सॉरी। पहले से सिर्फ ये एहसास होता था कि सब इस पर गुस्सा करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं, मगर अब इसे यकीन हो चुका था कि अनीसा बेगम, शामिर वगैरह सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते, इससे नफरत भी करते हैं। इसे अपनी ज़ात बोझ लगने लगी। वो सबकी नज़रों से ही नहीं, अपनी नज़रों से भी छिपने लगी। इसे सिर्फ शामिर ने शक्ल ना दिखाने का कहा था, लेकिन वो सबसे अपनी शक्ल छुपाने लगी। बेशक एना को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी इसे यह एहसास हावी था कि शामिर ने जो कुछ इसे कहा वो इनके लिए मर जाने की हद तक था। हाय हाय यार, चीखें शुरू हो गई हैं। वो हंसती खेलती खुश रहने वाली एना चुप होकर रह गई थी। इसकी इस चुप का गम भी जान को खाया जा रहा था। अलबत्ता घर में और किसी को कोई फिक्र दूर फिटे वो चीखें आई जा रही है, बल्कि सब सुकून में से हो गए थे। शामिर हाई स्टडी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता था, जिसके लिए आजकल इसकी कोशिश जारी थी। वो अपने यूरोप जाने का इंतज़ाम कर रहा था और इसी भाग दौड़ में लगा हुआ था। आजकल स्टडी वीज़ा की सहूलत मिली हुई थी और इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता था। शायद किस्मत इसका साथ दे रही थी, जब भी इसके सारे इंतजाम होते चले गए थे और इसे 1 माह बाद अमेरिका जाना था और घर वाले सभी इसके लिए उदास हो रहे थे। भाई आप वापस कब आएंगे? सारा ने काफ़ी उदासी से पूछा। 4 साल बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँगा। शामिर ने मुस्कुराकर छोटी बहन का हाथ थपका था। 4 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। सारा ने खोए हुए लहजे में कहा था। अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए गुड़िया। इसने बहन को बाजू के घेरे में लेकर करीब कर दिया था। भाई हमारे लिए भाभी भी ले आना। नवेरा ने चाय का कप थमाते हुए से छेड़ा। अल्लाह खैर करे, मेरा बेटा भला क्यों लाने लगा गोरी में? तुम्हारे चचा ने जो रोक पाल रखा है क्या वो काफ़ी नहीं? अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया। अम्मी मैं तो बस मजाक कर रही थी। नवेरा ने माँ की गुस्सा कम करना चाहा। यार अजय मैं जिन्नी जल्दी च ना उन्ना ही कदी छिंका आ रही है तो कदी ना पेज उत्ते थले हो जा रहे। अल्लाह किधर गया? मैं तो मजाक में भी ऐसी बात करने से डरती हूँ। मेरा बेटा पढ़ लिख कर आ जाए तो धूमधाम से शादी करूँगी, सारे अरमान पूरे करूँगी। बेटे ने वही आन तो दे अपने। अनीसा ने शामिर का माथा चूमा था। अम्मी अगर आप सारे अरमान शामिर भाई पे पूरे कर लेंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? समीर ने दहाई दी और सब हंस पड़े थे और इन सबको हंसते हुए देखकर किसी की उदास आंखें गहरी महरूमी में रो रही थी और दिल दुख से भरा था। कितना मुकम्मल और कितना परफेक्ट मंजर था इसके सामने। एक भाई अपनी छोटी बहन से प्यार कर रहा था, बहन लाड से बातें कर रही थी, माँ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, दूसरे बहन भाइयों की नोकझोंक जारी थी। सबके दरमियान एक रिश्ता था, मान था, मोहब्बत थी और एक दूसरे का एहसास था। सब कुछ था वहाँ, वो सब कुछ जो एना फ़िरोज़ के पास नहीं था। बस दुख था या फिर आंसू थे और एक गहरा एहसास था, महरूमी का एहसास। समीर और सारा की किसी बात पर कहका लगाकर हंसते हुए शामिर की नज़र ऊपर की सिमत उठी तो वो फिर उठी ही रह गई। दोनों हाथ पलंग पर रखे कदर झुकी हुई एना इन्हें ही देख रही थी, लेकिन इसका देखना कैसा था ये देखकर शामिर की हंसी डूबती चली गई। एना अपने एहसास महरूमी को समेटती हुई वहाँ से हट गई थी, शायद इसलिए कि शामिर इसकी शक्ल देखे, जबकि दूसरी तरफ इसकी शक्ल देखने की शदीद ख्वाहिश जागी थी, न जाने क्यों। एना का इन लोगों को इस तरह खामोशी से देखना और फिर खामोशी से वहाँ से हट जाना शामिर के दिल में बेचैनियाँ भर गया। वो वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं रहा। कुछ देर बाद शामिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर एना से कुछ कहने के इरादे से आया, लेकिन अजीब सी बात थी कि इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया और जब इसके कमरे तक पहुंचा तो कदम सुस्त पड़ गए थे। इसी कश्मकश में इसकी नज़र उठी और वो अपनी जगह जम सा गया। एना नीचे कारपेट पर बैठी अपने बेड से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी और इसके आंसू बड़े रवानी से बह रहे थे। इसकी तन्हाई, इसके अकेलेपन का एहसास शामिर को अच्छी तरह से हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद एक और एहसास था जो शामिर को अपने घेरे में ले रहा था और वो इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। वो उस एहसास ने से बेहक वक्त अपने शिकंजे में लिया तो वो कितने ही देर एना के कमरे के अधखुले दरवाजे में से एना को देखता रहा। शामिर यहाँ क्यों खड़े हो? अनीसा बेगम ऊपर आई तो शामिर को एना के कमरे के सामने खड़े देखकर ठिठक गई। तो कुछ नहीं अम्मी, वो एना रो रही थी इसलिए रुक गया था। ना जाने कि वो घबरा के इसे अपना लहजा अजनबी सा लगा और वो अपने बहाने पर हैरत हुई। एना क्यों रो रही थी? इन्होंने बेटे की उड़ी उड़ी रंगत को मशकूक नज़रों से देखा। पता नहीं इसने कंधे उचकाए, लेकिन फिर भी अनीसा बेगम ने तस्दीक करने के लिए एना के कमरे में झांक कर दम लिया। अपने पैदा करने वालों को रो रही होगी, मनहूस माँ पैदा करके मर गई, बाप गोरी के साथ अयाशिया करा और ये मुसीबत हमारे सीने पर मोंग दलने के लिए लगी। इन्होंने नाक भूल चढ़ाते हुए इसे कोसा और शामिर इसके कोसने से बेजार हो गया था। इसने वहाँ से चले जाने में ही आफियत जानी थी, लेकिन दिलो दिमाग वो एना के दरवाजे की चौखट में ही छोड़ आया था।
वो इतनी दूर इतने अरसे के लिए जा रहा था, इसलिए जाने से पहले ऐना से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जब मौका मिलता तब ऐना ही मंदिर से गायब हो जाती। बहुत दिन हो गए थे वो इसके सामने नहीं आई थी, और अगर इत्तेफाकन आ भी जाती तो कतरा के निकल जाती। और इसी तरह में सारे दिन गुजर गए और शामिर की रवानगी का वक्त आ गया। आज सभी घर पर थे। नवेरा, सारा, समीर, नमाज गिलानी और रानिया अभी भी शोहर और बच्चों समेत आई हुई थी, लेकिन सिर्फ ऐना घर पर नहीं थी। वो कॉलेज गई हुई थी और फिर वहाँ से अपनी एक दोस्त के घर चली गई, ये कहकर कोई नोट्स बनाने जा रही हो। शामिर अपने इंतज़ार पर सर झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इसकी फ़्लाइट का वक्त कम रह गया, तो वो अभी एयरपोर्ट पहुँच रहा था। घर वाले सभी से सी ऑफ करने गए थे, सिर्फ बीजान घर पर थी। और ऐना शाम ढले घर वापस आई तो पूरा घर उदासी की लपेट में नजर आया। समीर ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा था, सारा अपने कमरे में थी। नवेरा अनीसा बेगम को तसल्ली दिलासा दे रही थी और नवाज गिलानी बीजान के पास शामिर की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अंकल। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वो इनके करीब आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। इतनी देर क्यों लगा दी? शामिर तुमसे मिलने के लिए इंतजार करता रह गया। नवाज गिलानी ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जी वो मैं कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने चली गई थी। 2 दिन बाद हमारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसने संजीदगी से बहाना गढ़ा। चलो ये भी ज़रूरी था, अच्छा किया तुमने। वो सर हिलाकर इसे कॉलेज की रूटीन पूछने लगे और बीजान अंदर ही अंदर ऐना की संजीदगी में परेशान थी। अब्बू फिरोज़ अंकल का फ़ोन आया। नवेरा ने इन्हें पुकारा तो रहना चौंकी। आओ बेटा तुम भी अपने पापा से बात कर लो। इसका हाथ थपक कर वो उठ कर जाके वो बात करने के बजाय चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी और बीजान देखती रह गई। नवेरा आप जल्दी करें प्लीज़, मैं लेट हो रही हूँ। ऐना पराठे के इंतजार में बैठी बेचैनी से बोली। अगर इतनी जल्दी होती है मोहतरमा तो खुद बना लिया करो। नवेरा भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। अनीसा बेगम ने तनक कर कहा और ऐना की सारी भूख उड़ गई। वो एक नज़र अनीसा बेगम और एक नज़र नवेरा को देखती हुई अपना बैग लेकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। अम्मी आप भी क्या करती हैं? सबके लिए बना रही हूँ, एक इसके लिए बना दूँगी तो बस चुप कर। तो इसके लिए कब से पराठे बनाती रह गई हूँ, खुद इतना लोटा हो गई है फिर भी काम को हाथ नहीं लगाती। अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया और फिर अगली सुबह ऐना खुद किचन में पराठा बनाने आ खड़ी हुई और चंद लम्हों बाद इसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। तपता हुआ घी इसके हाथ और बाजू को झुलसा के रख गया। अम्मी इसके मुंह से बेख्तियार माँ के लिए पुकार उभरी। बीजान ने इसको देखकर सीना पीट लिया। अनीसा बेगम बौखला गई और नवेरा शर्मिंदा सी खड़ी थी। ऐना तकलीफ से तड़प रही थी। समीर ने भागकर इसके लिए बर्नॉल ढूंढी और इसके बाजू पर लगाई। तुम्हें किसने कहा था पराठा बनाने को? बीजान ने गुस्से से कहा। और इनके सवाल पर ऐना की तकलीफ और जलन की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई और साथ ही आंसू छलक पड़े। मैं तुमसे क्या पूछ रही है ना, तुम पराठा बनाने क्यों आई थी? बीजान ने फिर पूछा। इनके तेवर बिगड़े हुए थे और अनीसा बेगम नजर चुरा रही थी। मुझे जल्दी कॉलेज जाना था इसलिए खुद बनाने लगी। ऐना ने अनीसा बेगम को कोई दोष नहीं दिया, क्योंकि ऐना को एहसास हो चुका था कि वो कौम का सब पर बोझ बनी हुई है। जिस लड़की के लिए अपने माँ बाप ही नहीं वो दूसरों पर रोब की जमाती है, इसका अपना कौन है भला? यही सोचकर इसने सबसे शिकवे शिकायत और जिद्दें करना छोड़ दी थी। तुम नवेरा से कह रही थी वो सुबह से उठी हुई है, बीजान ने खफकी से कहा। लेकिन ऐना फट पड़ी। नवेरा मेरी या मेरे बाप की मुलाजिम नहीं है जो मेरा हर काम वही करेगी। 16 साल हो गए मेरा बोझ उठाते हुए सबको, और अब कितना उठाएं? जिंदा हूँ मैं, मर नहीं गई हूँ, सिर्फ हाथ जला कटा नहीं है। अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपने काम कर सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, बड़ी मजबूत हड्डी है मेरी, आसानी से मरने वाली भी नहीं हूँ। मरना होता तो जब माँ मरी थी मैं भी मर जाती, वो तलख लहजे में कहती वहाँ से चली गई। आज इसकी वैन नहीं आई थी इसलिए वो घर से पैदल ही निकल आई और अभी वो चंद कदम दूरी पहुंची थी कि समीर की बाइक के करीब आ रुकी। बैठो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊँगी। ऐना बैठो यार, देर हो रही है, समीर ने खफकी से कहा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐना ने किसी पर भी अपना हाथ जताना छोड़ दिया था। मैं कह रही हूँ ना कि मैं चली जाऊँगी और अच्छे टांगों की थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। इसने हल्के फुल्के से अंदाज में समीर को टालना चाहा। ऐना मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बैठो पीछे, वरना ज़िंदगी भर में तुमसे बात नहीं करूँगा। समीर की धमकी में कुछ असर था, जब भी मजबूरन वो चुपचाप बैठ गई। ऐना काफ़ी बदल गई है तुम। हालांकि मैं समझता था कि पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन तुम नहीं बदल सकती, समीर ने अफसोस से कहा। मैं भी इंसान हूँ समीर भाई, मैं भी बदल सकती हूँ, इसने हंस कर कहा। लेकिन तुम नहीं जानती ऐना, कुछ लोगों के बदलने पर अफसोस होता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। तुम हमारे घर की रौनक को हंसती खेलती रहा करो, समीर ने प्यार से समझाया। हाँ मैं घर की रौनक ही तो हूँ और कुछ भी नहीं, इसने आहिस्ती से कहा। लेकिन समीर इसकी बात ना सुन सका, क्योंकि सामने फुटपाथ से एक बूढ़ा आदमी अचानक रोड पर उतर आया था। इसको बचाते बचाते समीर ने एकदम बाइक को साइड की सिमत मोड़ा और पीछे से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी इसकी बाइक को एक झटके से उड़ाते हुए आगे बढ़ गई। ऐना की ज़ोरदार चीख बुलंद हुई और फिर इन चीखों में और दर्द की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। पीछे बहुत सी गाड़ियों के टायर चरचराए थे। इस एक्सीडेंट की खबर गिलानी हाउस के तरफ दीवार हिला कर रह गए, लेकिन दर्द का पहाड़ किस पर टूटा था वो अभी किसी को भी पता नहीं था। नवाज गिलानी पर मुश्किल अस्पताल पहुंचे। इनके पीछे अनीसा बेगम, बीजान, नवेरा, सारा और रानिया भी पहुंच गई थी, लेकिन अस्पताल की राहदारी में साथ बैठे समीर को देखकर वो सब खटक गए। समीर, नवाज गिलानी की आवाज़ पर खून में लथपथ समीर तड़प कर सीधा हुआ। बाबा वो ऐना। समीर दहशतज़दा सा बाप से लिपट कर रो पड़ा। ऐना क्या हुआ ऐना को? नवाज गिलानी चौंक गए। बाबा ऐना मेरे साथ वो एक्सीडेंट, वो बहुत ज़ख्मी हुई है बाबा, इसे बहुत बहुत चोटें आई है। समीर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। नवाज गिलानी के साथ साथ बीजान का दिल भी मुट्ठी में आ गया। तुम खुद तो ठीक हो ना? अनीसा बेगम ने आगे बढ़कर बेटे को फिक्रमंदी से छुआ। समीर को खुद भी काफ़ी चोटें आई थी, इसका खून भी बह रहा था, लेकिन इसे अपनी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। इसे सिर्फ ऐना की फिक्र थी, क्योंकि जिस हालत में वो लोग ऐना को अस्पताल लेकर आए थे ये वही जानता था। इसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस ऐना ठीक नहीं है, वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी बीजान, वो मर जाएगी।
समीर की ज़हनी हालत बहुत मुंतशिर हो चुकी थी। नवाज़ गिलानी ने डॉक्टर से कहकर इसकी ट्रीटमेंट करवाई और ऐना की कंडीशन पूछी, लेकिन डॉक्टर्स फिलहाल कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे थे। और ठीक 2 घंटे बाद डॉक्टर्स के मुकम्मल चेकअप के बाद पता चला कि ऐना की दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया और जिसके लिए इसका ऑपरेशन होना ज़रूरी था। और दोनों टांगों के ऑपरेशन का सुनकर सबके सब साख्त सामत रह गए और बीजान बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अस्पताल से 1 माह बाद डिस्चार्ज होकर वो घर आई, लेकिन व्हीलचेयर पर। इसकी टांगों का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो चल नहीं सकती थी। इसके लिए घर पे इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी था और डॉक्टर्स ने बेहद इसरार से इन्हें ताकीद की थी कि इसकी रोज़ाना एक्सरसाइज और मसाज बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इसका चेकअप, इसकी मेडिसिन और इसकी खुराक पर पूरी तवज्जो की ज़रूरत थी। वो चलते फिरते, हंसते खेलते अपाहिज हो गई थी। वो जो पहले थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी, अब बात कर लेती थी। इस हादसे के बाद बिल्कुल चुप होकर रह गई। शुरू में नवेरा ने इसका काफ़ी ख्याल रखा, लेकिन फिर नवेरा के एग्जाम शुरू हुए तो ऐना पर तवज्जो कम होगी। सारा पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ रहती। वो कभी कभार ही ऐना के कमरे में आती। समीर रोज़ाना आता है, लेकिन वो लड़का था, ना तो वो ऐना को एक्सरसाइज करवा सकता था और ना ही इसके मसाज कर सकता था। अलबत्ता वो इसकी मेडिसिन और खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखता है। इस हादसे के 2 माह बाद फिरोज़ गिलानी का फ़ोन आया और वो ऐना के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। जब से ऐना के साथ ये हादसा हुआ था, बीजान बिस्तर से लग गई थी। इसलिए ऐना की सहूलत के लिए फिरोज़ गिलानी ने मुलाज़मा का बंदोबस्त करने को कहा, जो समझदार भी हो और हर वक्त ऐना के साथ भी रहे। फिरोज़ गिलानी का आइडिया नवाज़ गिलानी को बहुत अच्छा लगा और पसंद भी, और इनका फ़ोन सुनकर ऐना के पास ही आया, लेकिन ऐना ने फिरोज़ गिलानी का नाम सुनते ही ने रोक दिया। प्लीज़ अंकल, मुझसे किसी की भी बात मत किया करें, मुझे किसी का भी जिक्र नहीं सुनना। लेकिन बेटा, तुम जानती तो हो वो। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर मैं मर भी जाती तो मेरा जनाजा पढ़ने भी ना आते, सिर्फ इस डर से कि इनकी बीवी इन पर केस कर देगी। ऐना चीख कर बोली थी, चटक कर बोली थी। बेटा, वो भी तो मजबूर है। अगर वो बीवी की दर्द के बगैर यहाँ आता था तो तुम जानती हो उसे 24 घंटे के अंदर पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी और हम कुछ भी ना कर सकेंगे। फिर वो जेल में जाएगा ही, उल्टा हम भी परेशान होंगे। इन्होंने इसे समझाया था। ठीक है ताया अंकल, जो जैसा ठीक है। मैं किसी से कोई मुतालबा नहीं करी, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने मेरे किसी भी नाम नेहाद रिश्ते का कोई जिक्र ना हो। अगर माँ के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बाप के ना होने से भी कुछ नहीं होगा। पहले सबके दरमियान घुसकर बैठती थी, फिर भी तनहा रहती थी। अब कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ, अब भी तनहा ही रहती हूँ। कुछ खास फ़र्क तो नहीं पड़ा। ज़िंदगी चल रही है, संदा सलामत हूँ। बस यही फ़र्क आया कि ना अब चल नहीं सकती, माजूर हो गई हूँ, टांगियाँ अपाहज हो गई हैं। मैं रुक गई हूँ। बाकी सब कुछ चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, वक्त चल रहा है और सांसें भी चल रही हैं। वो बहुत बेतासुर से सपाट लहजे में ना जाने क्या कह रही थी और नवाज़ गिलानी भी की आंखों से वापस पलट के। बीजान ने 2 साल ऐना का दुख दिल पर सहा और 2 साल बाद इस दुख का बोझ दिल में लिए खाल के कीके से जा मिली। इनकी मौत का दुख किसी और को शायद ना हुआ हो, लेकिन ऐना को तोड़ के रख गया था। इस घर में सिर्फ बीजान ही तो थी जिन्होंने इसे माँ और बाप दोनों का मोहब्बत दी थी, दोनों तरह का प्यार दिया, हमेशा इसके लिए ढाल बनी थी। ऐना किस्मत का ये वार भी बड़ी बहादुरी से सह गई थी। शामिर के इन दिनों एग्ज़ाम्स हो रहे थे, इसलिए वो चाहने के बावजूद नहीं आ सका था और फिरोज़ गिलानी ने पहली बार एक इंतहाई कदम उठा लिया था। वह एलिस को तलाक देकर अचानक पाकिस्तान रवाना हो गया। एलिस यकीनन बरतानिया एम्बेसी के ज़रिए इन पर केस कर देती, लेकिन इस बार शायद किस्मत के फैसले कुछ और थे। अचानक एलिस की बहन और भाई का एक्सीडेंट हुआ और दोनों अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और एलिस गमज़दा सी फिरोज़ गिलानी की बेवफाई भी फरामोश कर गई। शायद इसे फिरोज़ गिलानी के दुख भी याद आ गए थे। इसे भी इदराक हो चुका था कि अपनों को चोट पहुंचे तो कैसी तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ के बावजूद किसी को कैद करके रखना, अपनी पाबंदी जमाए रखना भी किसी जुल्म से कम नहीं था। गुड मॉर्निंग ऐना जी। समीर दरवाज़ा नॉक करके अंदर चला आया। वो जो बेड से टेक लगाए बैठी कब से खुली खिड़की से नजर आने वाले आसमान को देखने जा रही थी। समीर की आवाज़ पर चौंक कर नज़रों का जाविया बदला। क्या देख रही हो? समीर ने खिड़की की सिमत देखा। देख रही हूँ कि आसमान भी मजूरी है ना, ये भी तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं है। इसकी बात पर समीर ज़रा देर के लिए चुप हो गया। चुप क्यों हो गए हो? है ना, जब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ तो सच पूछो दिल से यही आ निकलती कि काश मैं मजूर हो जाता, लेकिन तुम्हें कुछ ना होता। उस रोज़ मैंने ही तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाया था, हालांकि तुम इनकार कर रही थी। काश मैं इस रोज़ तुम्हें पैदल ही जाने देता। समीर की नदामत फिर से ताज़ा होगी। वो मुजरिम बना खड़ा था। छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ आज तुम मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूले हो? ऐना ने गुजरी बात को छोड़कर आज पर जोर दिया और समीर की मज़ीद शर्मिंदगी हुई। यार, पढ़ाई में बहुत बिजी रहता हूँ और जब फारिग होता हूँ तब बाबा किसी ना किसी काम से बाहर भेज देते हैं। शाम को जिम जाता हूँ, रात को थोड़ी देर के लिए जब फारिग होता तब तुम सो चुकी होती हो। समीर ने वजाहत पेश की। बेबस लोग कभी नहीं सो पाते समीर। सारी रात वो अपनी बेबसी और लाचारी सोचते सोचते सुबह कर देते। वो तलखी से हंसी तो समीर एक बार फिर कुछ न कह सका। ऐना अपनी मायूसी और बेबसी पर सर झटकती हुई अपने आप को सरजनिश करने लगी। तुमने बताया नहीं समीर किस लिए आए हो सुबह सुबह? लगता है मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। डोंट वरी डियर, मुझ जैसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसने हल्के फुल्के से लहजे में कहा। मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया था। गुड न्यूज़? आज शामिर भाई आ रहे हैं। समीर ने खुशी खुशी इतला दी, लेकिन ऐना की सोच एक पल में डूब कर उभरी। 4 साल गुजर गए, यानी वो 4 साल से इस हाल में बैठी थी। ऐना, तुम्हें खुशी नहीं हुई? समीर ने बेतुका सवाल किया। हाँ, अच्छी न्यूज़ है, मुबारक हो, उसने कहकर चेहरा झुका लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ। ओके, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। मैंने कहा हाथ थपक कर बाहर निकल गया और ऐना कितने ही लम्हे साख्त सी बैठी रह गई। इतना वक्त गुजर गया, इतना सब कुछ हो गया और वो आज भी वहीं की वहीं थी। इसने भराई हुई आंखों से व्हीलचेयर को देखा और अपने पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया।
इसकी चीखियाँ चीखों में बदल गई और वो अपनी चीखों का गला घोंटती हुई घुट घुट कर रोने लगी। अपनी मोहताजी का एहसास आज भी हावी हो गया था। ऐना कहाँ है? शामिर को घर आए हुए पूरा दिन गुजर गया, लेकिन फिर भी ऐना कहीं नजर नहीं आई। तभी इसने मिलाकर खुद ही पूछ लिया। अपने कमरे में सारा ने लापरवाही से कहा। सारा का मजाज अपनी माँ जैसा ही था, वो भी ऐना को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। क्या इसे मेरे आने का पता है? शायद हाँ, सारा ने कंधे उचकाए थे। फिर वो बाहर क्यों नहीं आई? शामिर के सवाल पर सारा ने चौंक कर इसकी सिम देखा, क्योंकि शामिर का सवाल काफ़ी हैरानकुन था। आपको नहीं पता? सारा को हैरत हो रही थी। किस चीज़ का? यही कहना बाहर क्यों नहीं आई? शायद इसलिए कि वो 4 साल गुजर जाने के बाद भी मुझसे खफा। शामिर को जिस चीज़ का गुमान था इसने वही कहा। लेकिन मेरे ख्याल में आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर आप ऐना से मिलना चाहते हो तो इसके आने का इंतज़ार मत करें, इसके कमरे में जाकर खुद मिल लें। सारा ने अजीब मुबहम से अंदाज में कहा था और शामिर ने उलझ कर ड्राइंग रूम में दाखिल होती है अनीसा बेगम को देखा। अम्मी, ऐना कमरे में क्यों है? ये सारा क्या कह रही है? शामिर के सवाल पर अनीसा बेगम का रंग बदला। अरे बेटा, ये मिलना मिलाना तो होता रहेगा। तुम सफ़र से थके हुए आए हो, कमरे में जाकर आराम करो, नींद पूरी होगी तो फ्रेश हो जाओगे। अनीसा बेगम के टालने वाले अंदाज पर शामिर ठिठक गया और इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं फ्रेश ही हूँ, एक बार ऐना से मिल लूँ, वो कहते हुए खड़ा हो गया। अनीसा बेगम को वो तंगे लगे। इसी दिन का तो डर था मुझे पता था ये लड़का मेरे इख्तियार में नहीं, इसे हमदर्दी का बुखार चढ़ जाएगा। वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी बड़बड़ा रही थी। क्या वो भाभी खैरियत तो है ना? फिरोज़ गिलानी मस्जिद से इशा की नमाज़ पढ़ कर आए थे, इन्हें देख कर रुक गए। कुछ नहीं हुआ, वो कहकर चली गई। ऐना व्हीलचेयर पर बैठी खुली खिड़की से बाहर की रोशनियां देख रही थी जब इसके पीछे खटके की आवाज़ उभरी। इसने चौंक कर पीछे देखा। इसे इस वक्त फिरोज़ गिलानी की आमद की तवक्को थी। वो नमाज़ पढ़ के इसके पास ही आते थे, लेकिन आज इनकी जगह शामिर को देखकर वो थम सी गई थी, जबकि शामिर को यूँ लगा जैसे इसका दिमाग एक धमाके से उठ गया हो। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐना शामिर के चेहरे के जल्जले के आसार देखकर चौंक गई। इसकी हालत काफ़ी अबतर हालत थी। वो कितने ही लम्हे ऐना को दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखता रहा, फिर चंद सेकंड में इस खामोशी से वापस पलट गया। इसकी खामोशी खासी खौफनाक थी। अम्मी, सारा, समीर। इसने ड्राइंग रूम से आते ही काफ़ी बुलंद आवाज़ में सबको पुकारा। क्या बात है बेटा? नवाज़ गिलानी और अनीसा बेगम आगे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। नवाज़ गिलानी को बेटे की इतनी बुलंद आवाज़ पर हैरत हुई। ऐना कब से चलने फिरने के काबिल नहीं है? इसने अनीसा बेगम की आंखों में देखकर पूछा। क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? वो अनजान बनते हुए बोली। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि ऐना और समीर का एक्सीडेंट हुआ। समीर बच गया, जबकि ऐना की टांगों में फ्रैक्चर हो गया और इसकी टांगों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिसके बाद ऐना बिल्कुल ठीक है। इसने चबा चबा कर कहते हुए माँ को बगौर देखा। तो इस वक्त वो ठीक ही थी ना? अनीसा बेगम तेज़ी से बोली। इस वक्त ठीक थी तो क्या अब फिर उसका एक्सीडेंट हो गया जब वो दोबारा से मजबूर होकर व्हीलचेयर पर बैठी हुई है? शामिर मजीद गुस्से में आ गया। डॉक्टर्स ने तो यही कहा था कि वो ठीक हो चुकी है और मैंने भी तुम्हें यही बताया था। अब इस लड़की ने खुद ही चलने फिरने की एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं की तो हम भला क्या कर सकते हैं? इन्होंने नागवारी से कहा। अम्मी, एक मजूर अपाहिज मोहताज इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरे इसका सहारा बनते हैं, तब वो कुछ करने के काबिल होता है। आप लोगों को लापरवाही और बेहिसी देखकर यही एहसास होता है कि इसकी मोहताजी के जिम्मेदार आप लोग हैं। बहुत हौसला, बहुत जिगरा है आप लोगों का। एक हंसती खेलती लड़की को घर के एक कमरे में बिठाकर बहुत ठाठ से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो समीर और सारा वगैरह के तमस कराने नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ गया। शामिर, रुको, बात सुनो। अनीसा बेगम लपक के इसके पास आई। अम्मी, बहुत गलत किया आपने मुझे अंधेरे में रखकर। मैं जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया। मेरे पाकिस्तान जाने से चंद दिन पहले ही आपको पता चल गया था कि मैं ऐना को पसंद करने लगा हूँ, इसलिए जब मैं फ़ोन पर ऐना के बारे में पूछता तो आप ठीक से जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज आप सबके सामने मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं ऐना को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। वो चाहे जिस हाल में भी है, मेरी शादी इसी से होगी। और अगर मेरे फैसले पर आप लोगों में से किसी को एतराज़ है तो बेशक मेरी शादी में शरीक ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं। अपनी बात कहकर वो बाहर निकल गए, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद को सांप सूंघ गया। एना, आई एम सॉरी। सबके साथ साथ मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूँ। शामिर सुबह सुबह इसके कमरे में आया, इसके सामने मुजरिमों की तरह बैठ गया। मेरा मुजरिम कोई भी नहीं है, मुजरिम तो मैं खुद हूँ और सज़ा भुगत रही हूँ, बस यही बहुत है। वो आहिस्तगी से बोली। एना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, वरना मैं यकीनन तुम्हें कॉल करता, तुमसे बात करता। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। शामिर अपनी नदामत, अपनी शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपको मेरे सामने इस तरह शर्मिंदा होना पड़े, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कॉल करते, मुझसे बात करते, मेरा हाल पूछते। बस वक्त गुजरना था, गुजर गया। ऐना ने अपने मखसूस बेतासुर लबो लहजे में कहा। वक्त को ऐसे नहीं गुजरना चाहिए था। ऐना शामिर को पछतावा घेर रहा था, लेकिन ऐना इस स्टेज पर थी जहाँ किसी का भी दुख, मलाल, पछतावा, अपनाइयत और माफ़ी तलाफ़ी का कोई मायने नहीं रखती थी। जहाँ वो बेहसी की चादर ओढ़ चुकी थी। आज से 2 साल पहले वो अपने चेहरे पर पशेमानी लिए इसके वालिद मोहतरम फिरोज़ गिलानी भी इसी तरह इसके पास आए और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग रहे थे, जिस पर कुछ भी कहे बगैर ऐना बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में पेश आई और इसका ये लिया दिया अंदाज़ अब हर एक के लिए मखसूस हो चुका था। शामिर को पाकिस्तान आए हुए 1 माह हो चुका था जब इस झील में कंकड़ पड़ा और लहरें दूर तक फैल गई। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शामिर नवाज़ का नाम भी नहीं सुनना चाहती और आप कह रहे हैं मैं इससे शादी कर लूँ? वो इतने ज़ोर से चिल्लाई कि इसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक सुनाई दी। वो चीख चीख कर कहती पागल होने लगी और फिरोज़ गिलानी चुपचाप सर झुकाए कमरे से बाहर आ गए। शामिर इस वक्त घर पर नहीं था। जब घर आया तो पहला सामना अनीसा बेगम से हुआ। मुबारक हो बेटा, आपकी चहेती ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाप ने पूछा। इससे कह रही थी कि मैं शामिर की शक्ल नहीं देखना चाहती, शादी तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, इसे इनकार करने का पूरा हक है।
हमने इसके साथ क्या अच्छा किया जो वो मेरे प्रपोजल पर खुश होती फिरे। वो एक बार नहीं 10 बार इनकार करे तब भी कम है। ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते हुए अपने बूटों के तस्मे खोलने लगा और अनीसा बेगम पहले इसकी बात पर हैरान फिर खुश हुई थी। वह तुम इसका इनकार तस्लीम कर चुके हो? मैंने ये कब कहा अम्मी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इनकार करती है तो करे, मैं इसे मनाऊंगा। वो 10 बार इनकार करेंगे, मैं 10 बार मनाऊंगा। सर शार से अंदाज में सोफे पर नींदराज हो गया और अनीसा बेगम किलस के रह गई। फिर ये रोज़ होने लगा। वो शामिर के प्रपोजल ऐसे इस कदर चिढ़ चुकी थी कि कोई लाभ भी ले लेता तो वो चीखने चिल्लाने लगती। और आज भी ऐसा ही हुआ। फिरोज़ की लानी पर शामिर इस हंगामे की आवाज़ सुनकर इसके कमरे में चल आ गया था, जहाँ फिरोज़ की लानी मुजरिम बने बैठे थे। जब शामिर ने खुद साफ साफ बात करने का सोचा, जब गुस्से में आया तो अपने कमरे में अपनी डायरियाँ और गिफ्ट्स उठा लाया। और ये डायरियाँ इसने इंग्लैंड में लिखना शुरू की थी और इन डायरियों में तहरीर लफ्ज़ों का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ ऐना की ज़ात थी। वो ऐना जो शामिर के प्रपोजल को महज एक हमदर्दी और अदावत का नाम ले रही थी, वो इनकी डायरियों में लिखी तहरीर मोहब्बत और चाहत को पढ़कर दम खुद रह गई। वो फटी फटी आंखों से इन गिफ्ट्स को देख रही थी जो शामिर इसके लिए लेकर आया था। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ का इसने खास ध्यान रखा था। एक एक चीज़ को बहुत एहतियात और बहुत चाहत से पैक किया गया था। इसकी मोहब्बत इसके लफ्ज़ों से, इसकी चीज़ों से ही छलकी पड़ रही थी। ऐना गुंग सी हो चुकी थी। मगर मैं अब फिर भी ये शादी नहीं कर सकती। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। सब कुछ जान लेने के बाद ऐना का लहजा तो बदल गया था, लेकिन बयान अब भी नहीं बदला था। वो अब भी शादी से इनकारी थी। मुझे वजह बता सकती हो? शामिर संजीदगी से देख रहा था। प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। वो रुख मोड़ते हुए बोली। क्यों छोड़ दें अकेला? किस लिए? हर बात पे तुमने एक ही रट लगाई हुई। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों भागती हो सबसे? शामिर ने इसे कंधों से थाम लिया। क्योंकि सब मुझसे भागते रहे, क्योंकि सब ने मुझे नफरत, तन्हाई और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपकी माँ मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। इसलिए मैं आपकी ये नामनहाद मोहब्बत अपनाई और हमदर्दी मुझे चलने की ताकत ना दे दे। आज इतने सालों बाद आपको अपना ये अपनापन मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे जब सबकी ज़रूरत थी तब किसी ने मेरे कमरे में झांका तक नहीं, यहाँ तक कि मेरे बाप को भी मेरी परवाह नहीं थी। आज अगर सबके दिल में मेरे लिए दर्द जागा तो मेरे किस काम का? आपका ये आज का दर्द मेरे गुजरे हुए दर्द को कम नहीं कर सकता। आपकी हमदर्दी मेरी अजियत, मेरे दुख नहीं समेट सकती। जिस अजियतनाक रातों को मैंने अकेले जाकर काटा है वो मैं भूलूँ भी तो कैसे? ऐना शामिर के सवाल पर चटक के इसके आंसू रुखसारों को भिगोते चले गए। ऐना प्लीज़ मुझे गुजरे वक्त के आईना बंद दिखाओ। जो कुछ मेरी बेखबरी और नादानी में हो चुका है इसकी सज़ा ना दो। मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को समझने की कोशिश करो। बेशक तुम्हें अपनी मर्ज़ी करने का इख्तियार है, लेकिन प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी मोहब्बत को तो सोच लो। शामिर का लहजा इल्तिजाइया हो गया। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत, नफरत करती हूँ मैं आपसे, दूर हो जाए मेरी नज़रों से, चले जाए यहाँ से। वो कहते कहते चिल्लाने लगी। इसका अंदाज़ जुनूनी सा हो रहा था। शामिर ने इसे रोकना चाहा, वो शामिर के गले पड़ गई थी। वो चाहता था कि ऐना एक बार दिल खोल कर अपने अंदर का गुबार निकाल ले, तमाम गिले शिकवे और गुस्सा सब एक साथ बाहर डाले। और शामिर की तवक्का के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। वो रोते रोते थक गई तो इसी के कंधे पर सर रखकर सिसकने लगी। और शामिर ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए इसे अपनी मोहब्बत और अपनी ज़ात का मान बख्शा था। और ऐना अपनी सिसके ऊपर ना जाने क्या क्या कहती चली गई। ऐना की शर्त थी कि वो शादी के बाद किलानी हाउस में नहीं रहेगी और शामिर ने इसकी ये शर्त आंखें बंद करके मान ली थी, क्योंकि वो जानता था वो घर के माहौल से निकलना चाहती है। इसलिए इसने चंद दिनों में ही अपने लिए एक फ़्लैट का बंदोबस्त कर लिया था। शामिर वैसे किराए ते लेता सी या ज़ाती खरीदिया सी? चलो खैर मैनू की। और आज वो धूमधाम से इसे रुखसत करवा के अपने साथ ले आया था। और पहले कदम पर ही ऐना घबरा गई, क्योंकि मसला सेकंड फ्लोर पर जाने का था। ऐना दुल्हन बनी गाड़ी में बैठी थी और शामिर फ्लैट्स के बिल्डिंग को मानी खेजी से देखता हुआ ऐना के साइड में आया। क्या ख्याल है दुल्हन साहब, सीढ़ियों से एंजॉय करते हुए जाएंगे, लिफ्ट का सहारा ले? ऐना का चेहरा झुका हुआ था। इसके लहजे और बात पर मजीद झुक गया। लिफ्ट से चलते, ऐना ने आहिस्तगी से कहा। यही तो मैं सुनना चाहता था जनाब। शामिर शरारत से हंसा और गाड़ी को लॉक करते हुए इसने ऐना को पूरे इस्तेहकाक से बाजू में उठा लिया। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही ताज़ा गुलाब के फूलों की महक ने चारसू फैलते हुए इसका भरपूर इस्तकबाल किया। शामिर ने ऐना को बड़े मान के साथ बेड पर बिठाया और कमरे को देखकर ऐना की आंखें फैल गई थी। इसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि शामिर कमरे को इतना डेकोरेट करेगा। पूरा कमरा ताज़ा फूलों से सजा हुआ था और इसके अलावा कमरे की दिगर डेकोरेशन और कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। ऐना ने एक एक चीज़ को बहुत दिलचस्पी से देखा। क्या देख रही हो यार, क्या बेडरूम अच्छा नहीं लगा? शामिर दरवाज़ा लॉक करके वापस आया तो ऐना को एक ही जावे से बैठे देखकर पूछा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। इसने फ़ौरन चेहरा झुका लिया था, क्योंकि आंखों के गोशे भीग चुके थे। फिर कैसी बात है? शामिर इसके बराबर बैठते हुए इसका हाथ पकड़ चुका था। मैं इतनी मोहब्बत और अपनायत की आदी नहीं हूँ शामिर। वो रोहानसी हो गई। मेरे साथ रहोगी तो आदी भी हो जाओगी। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। वो उसके आंसू पहुँचते हुए बोला। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो गहरी पुरसकून नींद सो रही थी जब शामिर ने इसके कान के करीब काफ़ी गंभीर आवाज़ में इसे मॉर्निंग विश करते हुए नींद से जगा दिया और ऐना के चेहरे पर बिखरे बाल आहिस्ती से पीछे हटाकर इसके माथे पर बूसा दिया था। इतनी जल्दी? ऐना ने टाइम देकर कहा। रानी आपी की कॉल आई थी, वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रही हैं, इसलिए सोचा तुम्हें जगा दूँ। शामिर ने इसके अपने बाजू का सहारा देते हुए उठाकर बिठाया था। लेकिन फिर मैं तो लेट हो जाऊँगी, मुझे तैयार होना है।
कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ा तो आप ही के आने तक तुम शावर लेकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे कपड़े तौलिया मैं वॉशरूम में रखा है। इसे व्हीलचेयर पर बिठाकर शामिर बाथरूम में ले आया। साबुन, शैम्पू, तौलिया, बॉडी स्प्रे सब कुछ वो इसके करीब रखकर पानी चेक करके बाहर चला गया और अना कितने ही लंबे इसकी पुश्ती को देखती रह गई। गुड मॉर्निंग डियर, रानी अपने घर में दाखिल होते मुस्कुराकर विश किया। गुड मॉर्निंग। शामिर हमजा और सोनी को प्यार करता हुआ पीछे हट गया। एना कहा है? वो शावर ले लिया। ओके तुम बैठो, मैं नाश्ता निकालती, तब तक वो भी आ जाएगी। रानिया पीस के छोटे से अमेरिकन स्टाइल किचन की तरफ बढ़ गई। कैसा फील कर रहे हो शादी के बाद? इन्होंने मिसे छेड़ा। शामिर मुस्कुरा दिया। अभी तो सिर्फ खुशी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस खुशी को बहुत ज़्यादा खुशी में तब्दील करना चाहता हूँ। किस्मत के साथ कोशिश और मेहनत का खेल खेलना चाहता हूँ। शामिर का लहजा एक तुरंग लिए बता। क्या मतलब? मतलब बहुत खास है। आप ही मैंने को इसके कदमों पर दोबारा खड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैंने आज दिन 12 बजे एक डॉक्टर से टाइम ले रखा, जो एना का चेकअप करने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। शामिर की आवाज़ पर रानी अभी को हैरत हुई। क्या एना ठीक हो सकती है? अभी खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने एना का मसला इनके साथ शेयर किया और उन्होंने मुझे अच्छे की उम्मीद दिलाई, और वैसे भी मुझे इसके पाकज़ात पर पूरा यकीन है। इंशाल्लाह एना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शामिर का लहजा पुर यकीन था। व्हीलचेयर पर बैठी एना के आंसू छलक पड़े। वो शामिर की बातें सुनकर रो पड़ी थी। अब अगर वो ना भी ठीक होती तो इसे कोई गम नहीं था, क्योंकि अब इसके एहसास करने वाला, इसका दर्द बांटने वाला साथी इसके साथ था। शामिर की मुसलसल एक्सरसाइज, मसाज, मेडिसिन और तवज्जो ने यह दिन दिखाया कि पूरे 8 माह बाद एना ने 4 साल बाद पहला कदम उठाया था। वो शामिर का सहारा लेकर चलने की कोशिश करने लगी। फिर अगले 6 माह तक वो स्टिक का सहारा लेने लगी। ठीक 2 साल बाद एना अपने कदमों पर चल के वापस गिलानी हाउस आई थी अपने पापा से मिलने। एना मेरी बच्ची, वो इसे देखकर बेयकीन हो गए थे। कैसे हैं पापा? मैं इनके गले लग गई। कौन आया है? अनीसा बेगम अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम ताई आंटी। एना सलाम करते हुए इनकी सिमत बड़ी, लेकिन अनीसा बेगम साख सी खड़ी थी। ब्लैक और सिल्वर कम्बिनेशन की साड़ी में, शोल्डर कट बालों और हल्के फुल्के मेकअप में वो एना तो पहचानी नहीं जा रही थी। एना ने शामिर को देखा। अम्मी एना आपको सलाम कर रही है। इसने माँ को मतवज्जा के हाँ। इन्होंने खोए अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा। बेटा ये सब कैसे? फिरोज़ गिलानी खुशी से बोल भी नहीं पा रहे थे। ये सब सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। एना बहुत अरसे से चलने फिरने में काफ़ी इंप्रूव करी थी, लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताई, ये बात राज रखी थी। शामिर ने एना को वालिहाना नज़रों से देखते हुए कहा। सभी हैरत से देख रहे थे। ये सब मेरे खुदा का और मेरे मसीहा का कमाल है। एक ऐसा मसीहा जो मेरे दिल में ही नहीं, मेरी रूह में भी बसता है। एना का लहजा भीगा हुआ था। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह और हमने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, जिसके लिए हम आप सबको इन्वाइट करने आए हैं। एना ने सबको दावत दी और समीर बेख्तियार हंस पड़ा। भाई आप लोग तो छुपे रुस्तम निकले, सब कुछ अकेले अकेले कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। मोहब्बत हो तो ऐसी। एना खिलखिलाकर हंसी। नवाज गिलानी भी बेटे की मोहब्बत और मेहनत देखकर बेइंतहा खुश हुए। शामिर की खुशी बयान से बाहर थी कि इसकी मोहब्बत रंग लाई थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आज मैंने इसको बड़ा स्पीडली पढ़ने की कोशिश की है। मुझे बड़े औखा टाइम मिला है। अभी देखें क्या टाइम हो गया। हाय अल्लाह जी, 2:30 बज गए। अगर पापा उठ के तो मेरी बेइज्जती हो जानी है। आज एक्चुअली हमारे घर में ना ये अगले दिनों कुछ फंक्शन है छोटा सा, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी थी। इन्होंने पकड़ के ना मुझे ना मेहंदी लगा दी पकड़ के। मैं कह रही थी मैंने नहीं लगानी, मैं लगाती भी नहीं। अम्मी ने कह के ना मेरी कज़न को पीछे डाल दिया, उन्हें मैंने फाड़ के ना मेहंदी लगा दी थी। तो फिर मेहंदी लगा कर बैठी हुई थी, रिकॉर्डिंग नहीं की। फिर मुझे भूख लग गई तो वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था तो वो खाने लग पड़े। तो फिर बहुत लेट हो गया था। पहले मैंने कहा छुट्टी मार लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये लीजिए सब वेट कर रहे होंगे, एक आधा नावल खड़काइया। तो फिर मैंने ये नावल रिकॉर्ड कर लिया। अब ये है कि गाइज़, मैंने जैसा कि आपको बताया था कल परसों और मतलब अगले 3 से 4 दिन ना जो मेरे रिकॉर्डेड मैंने करके रखा हुआ आपके लिए नावल की कुछ एपिसोड 3-4 एपिसोड रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो वही आएगी एक एपिसोड डेली की। तो कोशिश करूँगी किसी भी टाइम जब भी मुझे फुर्सत मिली तो मैं अपलोड कर दूँगी, लेकिन रिकॉर्डिंग का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आपने मेरे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है? तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, वो एपिसोड आपको डेली मिलती रहेगी, लेकिन वो पहले वाली रिकॉर्डेड है, तो मैं तो आपको काफ़ी दिनों बाद ही मिलूँगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह